भारत और पाकिस्तान के बीच जारी जंग में जब सीज फायर का ऐलान होता है, उसके कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया में खास तरह के मैसेज की सुनामी आ जाती है। यह मैसेज है इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना का। कुछ कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव नहीं, ये युद्ध था। तो कुछ कह रहे हैं कि अगर इंदिरा होती तो पाकिस्तान इस बार भी खंड खंड हो जाता। तो क्या नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना का यह सही वक्त है? क्या जो कहते हैं कि राष्ट्र संकट के समय सबको एक हो जाना चाहिए, क्या सीज फायर के बाद भी उनमें एकता दिखी? संकट तो नहीं टला था, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ ही घंटे बाद सीज फायर तोड़ा और जैसा एक्ट ऑफ वॉर वो पहले कर रहा था 2 दिन से, उसने फिर शुरू कर दिया। लेकिन इस तरह के मैसेज आने नहीं रुके। तो आज मैं कोशिश करूंगा इन सवालों पे एक फुल स्टॉप लगे। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि इंदिरा गांधी से अगर नरेंद्र मोदी की तुलना हो रही है तो उसके पीछे है 1971। 1971 में क्या हुआ था? एक चुनाव होता है। तब पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होता है। उसे ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं। और वहां बंगाली भाषी लोग ज्यादा थे। रिलीजन उनका मुस्लिम ही था। हिंदू भी बहुत बड़ी आबादी में थे, लेकिन मेजॉरिटी में मुस्लिम ही थे। लेकिन वो जुबान उनकी उर्दू नहीं थी, बांग्ला थी। तो पाकिस्तान, जो कि मेन पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, इस बात से चिढ़ता था। अब चुनाव हुए तो जो भुट्टो साहब थे उन्हें लगा जीत जाएंगे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने चौंका दिया। ईस्ट पाकिस्तान में ही इतनी सीटें जीत ली कि वो भुट्टो से ज्यादा सीटें जीत गए वो। तो कायदे से जो ज्यादा सीटें जीते, पाकिस्तान का अगला सुप्रीम लीडर तो उसी को होना चाहिए था। लेकिन यहां भुट्टो मिलिट्री अफसर के साथ मिलकर साजिश रच देते हैं और कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं मानते। अब यहां से जो बांग्लादेश के निर्माण की मांग तो वैसे ही तेज हो रही थी। अब शेख मुजीबुर रहमान ने तय किया कि अब बिना हथियार उठाए आजादी ने, उन्होंने कहा आजाद बांग्लादेश की, उन्होंने पूरी आवाज उठाई कि अब आजाद होके ही रहेंगे अगर सत्ता नहीं मिलती तो। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट वाली भी तमाम कहानियां हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में घुस के छात्रों को टैंकों से रौंदा गया। आज का बांग्लादेश इतिहास भूल गया है, लेकिन कुछ ही साल पहले की बात है। अगर किताब के पन्ने खोलेगा तो बांग्लादेश का आज का युवा, जो कि प्रधानमंत्री आवास घेर लेता है, घटिया हरकत करता है, जिहादी उन्मादी नारे लगाता है, कुछ सालों पहले का इतिहास पढ़ ले कि कैसे बांग्लादेश बना तो शर्म से डूब जाए। खैर, फिर लौटते हैं। तो ढाका से भाग के एक बहुत बड़ी आबादी भारत में पहुंचती है। इसमें हिंदू भी थे। इंदिरा गांधी की सरकार इन शरणार्थियों को भारत के हर कोने में बसाती है, मतलब बॉर्डर इलाकों में तो बसाती है, लेकिन एमपी के कुछ शरणार्थी कैंप भी खोल देते हैं इनके लिए। यह इंदिरा गांधी का पहला बड़ा कदम था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कहती थी कि कोई अंदर का मामला नहीं है, पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये नरसंहार है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो नरसंहार है। और सच भी था। 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों को मारा गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। पाकिस्तानी सेना करती थी। उनका जनरल जानते क्या कहता था? कहता था कि नस्ल बदल दूंगा। अब नस्ल कैसे बदली जाती है वो आप भी बेहतर जानते हैं। बांग्लादेश ने होलोकॉस्ट के बाद सबसे बुरी मार शायद अगर किसी ने झेली है तो बंगालियों ने, जो आज के बांग्लादेश है। बंगालियों से मतलब आज के जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं या जिनके पूर्वज थे, जो बांग्लादेश के निर्माण की लड़ाई लड़ रहे थे। यह होता था। अब उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया? जो भारत में शरणार्थी आए थे उनमें से कुछ को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। पहले सीमा सुरक्षा बल के जवान ट्रेंड करते थे, फिर बाद में सेना ने कमान संभाल ली और वो थी मुक्ति वाहिनी। अब सेना ने जिनको ट्रेंड किया मुक्ति वाहिनी में, मुक्ति वाहिनी वाले कौन थे? कुछ तो देखिए आम नागरिक थे जो शरणार्थी के तौर पर भारत में आए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि देखिए, जो आज का बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान था और पाकिस्तान में, तो ईस्ट पाकिस्तान के भी कई ऐसे लोग थे जो सेना में थे, पुलिस में थे, और जिनको पाकिस्तान की जो भुट्टो वाली पाकिस्तान है, इसने जब हमला किया ईस्ट पाकिस्तान में और लोगों को खदेड़ना शुरू किया, विद्रोहियों को, रिबेल्स को, और जो बांग्लादेश के निर्माण की आवाज उठा रहे थे, तो उनमें भी कुछ पुलिस और सेना वाले थे। जब ये भाग के भारत आए तो इन्होंने भी हथियार उठाया, ट्रेनिंग ली, भारत ने इनको ट्रेन किया, और फिर ये बांग्लादेश वाले हिस्से में जाते हैं और पाकिस्तान की सेना जो वहां पहले से मौजूद होती है उसमें गुरिल्ला अटैक करते हैं, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करते हैं और उनके जो इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट होते हैं, उनके जो संचार सेंटर होते हैं, उनको भी तबाह करते हैं। ये उस वक्त पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष था याया खान और राष्ट्रपति अमेरिका के थे निक्सन। याया खान को निक्सन बहुत पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि निक्सन को लगता था कि याया खान उनका गुलाम है और बहुत हद तक समर्पित है। याया खान को बहुत इमोशनल इंसान मानते थे निक्सन, तो दोनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी।
जबकि इंदिरा गांधी को लेकर इंदिरा गांधी क्या, निक्सन के साथ दिक्कत ये थी, वो कहते थे कि हिंदुस्तानी बहुत तेज होते हैं, ये खराब आदमी है, ये बहुत शार्प होते हैं, जब ये अमेरिका से बात करते हैं तो अमेरिका इनकी बातों में आ जाता है। तो निक्सन को एक पूर्वाग्रह था हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तानी को लेकर और इंदिरा गांधी को लेकर। सितंबर 1971 में इंदिरा गांधी मॉस्को जाती हैं। उस वक्त भारत और रूस की नजदीकी बहुत ज्यादा थी। इंदिरा गांधी ने खुलकर एक सेंटर लेफ्ट का रास्ता चुना था और इस वजह से रूस से भी उनकी नजदीकी थी। फिर नवंबर में वो अमेरिका जाती है, रिचर्ड निक्सन, उनसे 2 बार मुलाकात होती है इंदिरा गांधी की। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से इंदिरा गांधी की 2 बार मुलाकात होती है 1971 की वॉर होने से कुछ हफ्ते पहले। निक्सन ने इंदिरा गांधी को कहा, देखिए पाकिस्तान में अगर तख्ता पलट हुआ तो बर्दाश्त नहीं होगा, अमेरिका एक्शन लेगा। इंदिरा गांधी ने कहा, देखिए हम ताकतवर हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है अभी तक झेल रहे हैं। हमारी शांति इसीलिए है क्योंकि हमें सामर्थ्य है, और दूसरी ओर वो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश के लोगों के साथ, इसे बंद करवाइए। इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो फिर क्या होगा मैं कह नहीं सकती। निक्सन की आंखों में आंखें डालकर इंदिरा गांधी वहां से वापस लौटी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान की ओर से पहला अटैक होता है और उसके बाद सिर्फ 13 दिनों में भारत न सिर्फ जीतता है, पाकिस्तान के न सिर्फ छक्के छुड़ाता है, न सिर्फ बांग्लादेश का निर्माण होता है, बल्कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक सरेंडर कर देते हैं। निश्चित तौर पर इतिहास के सबसे पराक्रमी सैन्य प्रदर्शन का यह एक नमूना था, यह एक उदाहरण था, यह एक मिसाल थी। इसका क्रेडिट लीडरशिप को जाता है, जाहिर सी बात है। सेना के अलावा मैं कह रहा हूं जैसे हर चीज का क्रेडिट लीडरशिप को जाता है, तो सेना का क्रेडिट तो सेना से कोई छीन नहीं सकता। उनके अदम्य साहस के बल पर ही मैं ये वीडियो कर रहा हूं और आप वीडियो सुन रहे हैं। इंदिरा गांधी को भी क्रेडिट गया और उस वक्त का जो विपक्ष था इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था। यह तो हुई 1971 की बात। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए इनकी लीडरशिप में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना ने एयर स्ट्राइक की और अब सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही। मैं किसी कंपैरिजन में नहीं जा रहा, पर जो नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी से कंपेयर कर रहे हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी आबादी कांग्रेस के समर्थकों की है, कांग्रेस के वोटर्स की है, कांग्रेस के शुभचिंतकों की है, उनसे मेरा सवाल है कि आप लाल बहादुर शास्त्री से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? जब धोती कुर्ते में एक आदमी पाकिस्तान के पैटेंट टैंक पर चढ़ गया था, लाल बहादुर शास्त्री, युद्ध के बाद पाकिस्तान के जो पैटेंट टैंक थे जिनमें पाकिस्तान को बड़ा गुरूर था, जब वो भारत के कब्जे में आया तो लाल बहादुर शास्त्री धोती कुर्ते में और गांधी टोपी पहने उस टैंक पे थे। फोटो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया था, जिसके तहत कश्मीर से उन्होंने घुसपैठ की, छांबा में पहला अटैक किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान एडवांटेज में था 1965 के जंग के शुरुआती चरण में, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने सेना से बात की और कहा कि अगर वहां पाकिस्तान एडवांटेज में है तो कुछ ऐसा करो कि चौंक जाए, पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाए। भारत ने पंजाब के इलाके से ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, घुस गए पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से 5 सितंबर या 6 सितंबर की तारीख थी 1965 की, जब लाहौर में घुस गए थे भारतीय, तिरंगा लहरा दिया था। हम लाल बहादुर शास्त्री को क्यों भूल जाते हैं? और वो भी तब जब 62 में चीन के हाथों हार के बाद 65 की लड़ाई हुई थी। कभी भी नायकों की तुलना नहीं करनी चाहिए। आप इंदिरा गांधी देश के नायक हैं, लाल बहादुर शास्त्री देश के नायक हैं। नरेंद्र मोदी का जब इतिहास मूल्यांकन करेगा तो ऐसा ही मूल्यांकन होगा कि देश के नायक थे।